सहायक है। केंचुए की जो देह भित्ति है वो श्वसन में भी सहायक है। देहगुहा या सिलोम, किस प्रकार के सिलोम होती है? अभी बात की एनिलिडा के अंदर आता है और एनिलिडा वर्ग जो संघ है उसके अंदर वास्तविक देहगुहा पाया जाती है। तो केंचुए के अंदर वास्तविक देहगुहा का कौन सा प्रकार पाया जाता है? विदीर्ण गुहा। कौन सा प्रकार पाया जाता है? विदीर्ण गुहा या साइजोसिलोम भी कहते हैं। ये वास्तविक देहगुहा का प्रकार है। और अगर पूछ लिया जाए कि नलिका के अंदर नलिका किस संघ के अंदर जो जीव आते हैं वो कौन से आते हैं? एनिलिडा के अंदर। तो केंचुए को भी नलिका के अंदर नलिका कहा, क्योंकि इसके जो अंदर पाचक नली है उसके बाहर का जो ये प्रेगु स्थान है और देह भित्ति और पाचक नली के बीच में जगह होने से ये नलिका के अंदर नलिका जैसी संरचना बन जाती है। अब अंतराखंडीय पट्ट क्या है या सेगमेंटल सेप्टा क्या है? देहगुहा खंडों में बंटी होती है और प्रत्येक खंड को बांटने वाली जो दीवार है वो अंतराखंडीय पट्ट कहलाते हैं। और ये 1 से 4 के अंदर एब्सेंट होती है। 1 से 4 के अंदर अंतराखंडीय पट्ट नहीं हो जाते। पहले खंड में क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? परिमुख, यानी कि 1 से 3 खंडों में मुख गुहा पाई जाती है। 1 से 3 खंडों में मुख गुहा। तो ये अंतराखंडीय पट्ट है वो 1 से 4 खंड में एब्सेंट होते हैं। पहले खंड जो इसका प्रथम पट्ट है, खंड नहीं लिखा हुआ, ये प्रथम जो पट्ट है वो चौथे और पांचवें खंड के बीच से शुरू होता है। चौथे और पांचवें खंड के बीच से, और अगले 5 मोटे और मांसल होते हैं। और ये एब्सेंट कहाँ होता है? अंतराखंडीय पट्ट 9वें 10वें खंड में ये क्या होता है? एब्सेंट होते हैं। 9वें 10वें खंड में ये एब्सेंट होगा। और 14वें 15वें खंड के से अंतिम तक मांसल तथा छिद्र युक्त ये होते हैं। और इन पट्टों का कार्य क्या है? ये सुरंग बनाने में सहायता करते हैं। और ये पट्ट होते हैं वो किसके बने होते हैं? अरेखित पेशियों के बने होते हैं। और इसके ऊपर एक अवरोधनी होती है जो प्रत्येक छिद्र के चारों तरफ लगी हुई होती है। तो आइए देखते हैं आगे। अब देहगुह्य द्रव की बात करते हैं। जो देहगुह्य द्रव है वो कैसा होता है? उसकी पीएच कितनी होती है? 7.5 से 9.0 तक इसकी पीएच होती है। और इसके देहगुह्य द्रव के अंदर 4 प्रकार की कणिकाएं होती हैं। ध्यान देना भी, जो इसका देहगुह्य द्रव्य है इसके अंदर 4 प्रकार की कणिकाएं होती है। पहले प्रकार की कणिकाएं हैं अमीबीय कणिकाएं, हानिकारक कीटाणुओं को मारने काम आती है। वृत्ताकार कणिकाएं विशेष कार्य है नहीं। भक्षकाणु भी नाम से स्पष्ट है कि हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करने में ये काम में आती है। तो देखिए फ्रेंड, ये सबसे इम्पोर्टेंट है रेणुप्रीत कोशिकाएं। रेणुप्रीत कोशिकाएं कैसी होती है? ये देहगुह्य द्रव के अंदर पाई जाती है, तारे नुमा होती है और पीत कणिकाएं होती है। और ये कशेरुकियों के जो यकृत है इसके समतुल्य इसको माना गया है। केंचुए के अंदर जो रेणुप्रीत कोशिकाएं हैं उनको कशेरुकियों के यकृत के समतुल्य माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि इस रेणुप्रीत कोशिकाओं में प्रोटीन उपापचय होता है, यूरिया संश्लेषण होता है, ग्लाइकोजनी संग्रह होता है और अमीनो अम्लों का विअमोनीकरण इसके अंदर होता है। तो ये रेणुप्रीत कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? देहगुह्य द्रव के अंदर। ठीक है, अब आगे देखते हैं देहगुह्य द्रव का कार्य क्या है। पहला कार्य तो ये है कि ये पचे भोजन के वितरण में हेल्प करता है। भोजन पच गया उसको वितरण करने में सहायता करता है। दूसरा, देहगुह्य द्रव गमन में भी सहायता करता है। ये भी ध्यान रखना, देहगुह्य द्रव गमन में सहायता करता है। और तीसरा है जो देहगुह्य द्रव पृष्ठ रंध्रों से निकलता है, जो द्रव जो बिल को नम बनाए रखता है, वो कार्य भी इसका ही है। अब है गमन। केंचुए में गमन किसके द्वारा होता है? गमन किस प्रकार का होता है वो देखते हैं। गमन या लोकोमोशन, केंचुआ रेंग कर गमन करता है। और गमन में सहायक अंग कौन कौन से हैं, या गमन में जो सहायता कौन कौन से अंग करते हैं वो देखिए। सूख, सीटी या सूख देह भित्ति गमन में सहायता करती है। पेशिया और देहगुह्य द्रव ये इसके गमन में सहायता करते हैं। और केंचुए में गमन की खोज किसने की थी? ग्रे और लिसमैन ने 1938 के अंदर खोज की। औसत गति केंचुए कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर पर मिनट इसकी औसत गति होती है। अब पाचन तंत्र के बारे में बात कर लेते हैं। पाचन तंत्र में सबसे पहले जो इसकी पूरी लंबाई की बात करते हैं,
सबसे आगे प्रथम खंड से आगे एक नुकीली संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? पुरोमुख। उसे क्या कहा जाता है? पुरोमुख। और पुरोमुख के पीछे जो पहला खंड है वो उसे परिमुख, पेरिस्टोमियम कहा जाता है। मुख अर्धचंद्राकार होता है। मुख गुहिका पहले से प्रथम से 3 खंडों में, 1 से 3 खंडों के अंदर क्या पाई जाती है? मुख गुहिका। और मुख गुहिका विशेष काम आप देख लीजिए, भोजन का अंतर ग्रहण करने में तो काम आती है, ये गमन में भी सहायक होती है। मुख गुहिका किस में सहायक होती है? गमन के अंदर भी ये सहायक है। अब मुख गुहिका के बाद पाचन तंत्र के अंदर आता है ग्रसनी या फेरिंक्स। ग्रसनी क्या है? तीसरे और चौथे खंड के अंदर प्रेजेंट होती है। ग्रसनी तीसरे और चौथे खंड के अंदर पेशीय संरचना है। और इस ग्रसनी के जो पृष्ठ भाग है उसमें लार ग्रंथि पाई जाती है और क्रोमोफिल सेल्स पाई जाती है। जो लार ग्रंथि है वो लार का स्त्राव करती है और क्रोमोफिल सेल्स जो लार संश्लेषण में, लार बनाने में सहायता करती है। आइए अब देखते हैं पेशनी। पेशनी का जो मुख्य कार्य है वो भोजन को पीसने का होता है। पेशनी से पहले ग्रसिका। ग्रसिका 5वें से 7वें खंड में, देखो पहले से 3 खंडों में मुख गुहिका आ गई, फिर ग्रसनी आ गई तीसरे और चौथे खंड में। अब 5वें, 6ठे, 7वें खंड के अंदर क्या पाया जाता है? ग्रसिका पाई जाती है। और ग्रसिका की दीवार में अनुप्रस्थ वलय होते हैं, ये ध्यान रखना है थोड़ा। अब है पेशनी। पेशनी 8वें खंड में होती है, क्योंकि 5वें, 6ठे, 7वें में क्या पाया जाता है? ग्रसनी 8वें खंड के। और इसकी दीवार में वर्तुल पेशियों का मोटा स्तर पाया जाता है। पेशनी की जो गुहा होती है या सिलोम होती है वो स्तंभीय उपकला से स्तरित होती है। और इसका कार्य क्या है पेशनी की गुहा का? कि वो कठोर क्यूटिकल का स्त्रावण करती है। पेशनी का मुख्य कार्य ये है कि भोजन को पीसने का काम करती है। ये देखिए 8वें खंड के अंदर पेशनी। पेशनी के बाद 9 से 14 खंड के अंदर क्या जाता है? अमाशय। तो देखते हैं अमाशय 9 से 14वें खंड में पाया जाता है। इसके दीवार में, जो अमाशय की दीवार में, वो एक प्रकार की ग्रंथिल कोशिकाएं पाई जाती है। वो कौन सी है? कैल्सीफेरस ग्रंथिल कोशिकाएं, जो चूने के समान पदार्थ स्त्रावित करती है। और इसका कार्य क्या है? ये ग्रंथिल कोशिकाएं क्यों स्त्रावित करती है? क्योंकि ये भोजन में जो यौगिक अम्ल है उसको उदासीन कर देती है और क्षारीय माध्यम बना देते हैं। अब है आंत्र। कैंचुए में आंत्र कहाँ से शुरू होती है? इंटेस्टाइन कहाँ से शुरू होती है? 15वें से लेकर अंतिम खंड तक। और अंतिम खंड पाइजीडियम को छोड़कर। तो आंत के बारे में देख लेते हैं। 15 से 26वां खंड है वो पूर्व अंतर्वलन कहलाता है। इसके अंदर वलन नहीं होते। 27 से 25वें खंड को छोड़कर, 27 से अंतिम के जो 25 खंड है छोड़कर, ये जो खंड है वो अंतर्वलन क्षेत्र कहलाता है। और पश्च अंतर्वलन क्षेत्र क्या है? 25 से लास्ट वाले जो 25 खंड है उसमें पश्च अंतर्वलन क्षेत्र कहलाता है। और ये जो 26वां खंड है बीच में, पूर्वांतर्वलन 15 से 26 तक होता है। 26वां खंड क्या कहलाता है? आंतरीय अंधनाल कहलाता है। इसके अंदर स्टार्च का पाचन होता है। और ये जो 26वां खंड है ना, ये ऊपर 23वें खंड तक ऐसे लंबाई में इससे 2 आंतरीय सिक्की निकली रहती है और स्टार्च का पाचन होता है। ये किसने बताया था? चेन और पुअ नामक वैज्ञानिक ने। तो एक बार फिर देख लीजिए, अंतर के 3 भाग है, 3 भागों में बांटा गया अंतर को। 15वें खंड से शुरू होती है, 15वें और 26वें तक पूर्व अंतर्वलन क्षेत्र, वलन नहीं होते। फिर अंतर्वलन क्षेत्र हो गया 27वें खंड से लेकर लास्ट के 25 खंडों से पहले, वो अंतर्वलन क्षेत्र। और पश्च अंतर्वलन लास्ट के जो 25, अंतिम के 25 खंड है वो अंतर्वलन, पश्च अंतर्वलन क्षेत्र है। इनमें भी वलन एब्सेंट होते हैं। सिर्फ वलन कहाँ पाए जाते हैं? अंतर्वलन क्षेत्र, यानी कि 27वें खंड से लेकर लास्ट वाले 25 खंडों को छोड़कर। अब भोजन और भोजन का अंतःग्रहण किस तरह से होते हैं? केंचुआ है वो कौन सा प्राणी है? रात्रिचर प्राणी है, सर्वाहारी प्राणी है, ये बात पढ़ चुके हैं। भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट। भोजन का अंतःग्रहण केंचुए के अंदर किसके द्वारा होता है? मुख प्रकोष्ठ, जो कौन से खंड? 1 से 3 खंडों में। वह ग्रसनी, ग्रसनी कौन से खंड में पाए जाते हैं? 4थे और
पाँचवें खंडों में, तीसरे और चौथे और पाँचवें खंडों में, और इन दोनों की सहायता से भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। अब है पाचन। पाचन जो केंचुए के अंदर पाचन है वो ग्रसनी से शुरू होता है और अंत में पूर्ण हो जाता है। ग्रसिका के अंदर पाचन नहीं होता। ग्रसिका के अंदर क्या नहीं होता? पाचन नहीं होता। ग्रसिका कौन से खंड में पाई जाती है? 5 से 7वें खंड के अंदर। इसके अंदर पाचन नहीं होगा। पेशनी जो 8वें खंड में, उसमें भोजन को क्या किया जाता है? पीसा जाता है। अमाशय जो 9 से 14वें खंड के अंदर होता है, इसमें भोजन को अम्लीय बनाया जाता है। इसके बाद अमाशय की ग्रंथिल सेल्स में इन एंजाइमों के द्वारा अर्धपाचन होता है। कौन कौन से एंजाइम है? प्रोटीनेज एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का, डाइस्टेज एंजाइम के द्वारा स्टार्च का, और लाइपेज एंजाइम के द्वारा वसा का अर्धपाचन कहाँ हो जाता है? अमाशय के अंदर हो जाता है। और शेष जो संपूर्ण पाचन है वो किसके अंदर होता है? आंत के अंदर पूरा पूरा पाचन होता है। अब अवशोषण, वो भी अवशोषण भी किस में होता है? इसमें आंत में होता है। इजेक्शन या बहिक्षेपण, ये देख लीजिए, इजेक्शन या बहिक्षेपण। भोजन का पाचन हो गया, अवशोषण हो गया। उसके बाद जो शेष बचा हुआ अवशिष्ट पदार्थ है या बिना पचित भोजन है, वो मिट्टी के साथ मल के रूप में त्याग दिया जाता है। और वो मल के रूप में छोटी छोटी गोलियों के रूप में त्यागा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? कास्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कास्टिंग। और ये सबसे सर्वश्रेष्ठ खाद मानी जाती है, क्योंकि इसमें 3 महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, एन, पी और के, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और केंचुआ क्या होता है? अपने वजन से 5 गुना कास्टिंग का निर्माण करता है। अब श्वसन की बात करते हैं। केंचुए के अंदर श्वसन वायु भी है, परंतु विशेष परिस्थिति में क्या हो सकता है? ये अनोक्सी श्वसन भी करता है। इनके ऑक्सी श्वसन तो करता ही है, परंतु विशेष परिस्थिति में अनोक्सी श्वसन भी कर सकता है। और श्वसन किसके द्वारा करता है? देह भित्ति के द्वारा करता है, नम्र देह की भित्ति के द्वारा। यदि त्वचा शुष्क हो जाए तो केंचुआ मर जाता है। ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है केंचुए के अंदर, वो हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में प्रेजेंट, रक्त प्लाज्मा में जो हीमोग्लोबिन है ना, उसकी सहायता से ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। आगे देखते हैं इसका रक्त परिसंचरण तंत्र। केंचुए का जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो किस प्रकार का होता है? क्लोज टाइप होता है, बंद प्रकार का होता है, यानी कि रक्त नलिकाओं में बहता है। इसका अर्थ यही है, रक्त किस में बहता है? नलिकाओं के अंदर बहता है। तो रक्त के देख लेते हैं क्या है? ब्लड, प्लाज्मा और ब्लड कार्पुस्केल्स, यानी कि जो रक्त है वो प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं में बंटा होता है। और जो हीमोग्लोबिन, श्वसन वर्ण के हीमोग्लोबिन है, वो किस में घुला रहता है? प्लाज्मा में घुला रहता है। यानी कि जो हीमोग्लोबिन है वो अंतरकोशिकीय होता है। प्लाज्मा में घुलने के कारण इसको क्या बोलते हैं? अंतरकोशिकीय माना जाता है। और जो रक्त कणिकाएं वह हीमोग्लोबिन का निर्माण है वो कहाँ होता है? रक्त ग्रंथियों में होता है, जो कि चौथे, 5वें और 6ठे खंड के अंदर पाई जाती है। शुरुआत में जब चित्र दिखाया था उसमें रक्त ग्रंथियों के बारे में अपने चर्चा की थी। अब रक्त में क्या होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया और भोजन शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। ये रक्त के द्वारा कार्य किया जाता है। रक्त ग्रंथियां चौथे, 5वें और 6ठे खंड में हल्के गुलाबी रंग की होती है और इनका कार्य क्या है कि रक्त निर्माण का काम करती है। अब रुधिर वाहिनियाँ महत्वपूर्ण भी ध्यान रखना। रुधिर वाहिनियाँ के बारे में पढ़ते हैं। पहली है अनुदैर्ध्य रुधिर वाहिनियाँ। ये केंचुए की पूरी लंबाई के अंदर पाई जाती है। देखिए यहाँ अपने केंचुआ के बारे में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, पर मेन जो फैक्ट है उन्हीं की बातें करेंगे। अनुदैर्ध्य रुधिर वाहिनियाँ केंचुए के पूरे शरीर की पूर्ण लंबाई में पाई जाती है। अनुदैर्ध्य रुधिर वाहिनियों के अंदर पहली है पृष्ठ रक्त वाहिनी, जो सबसे महत्वपूर्ण है। पृष्ठ रक्त वाहिनी। अब पृष्ठ रक्त वाहिनी क्या है? देखिए, ये हृदय की तरह कार्य करती है। किसकी तरह काम करती है? ये हृदय की तरह कार्य करते हैं। और इसमें जो रक्त होता है वो पीछे से आगे की ओर बहता है। ये बात आपको ध्यान रखने की। रक्त है वो पीछे से आगे की ओर बहता है। और अंतिम खंड से 14वें खंड तक तो ये रक्त संग्रह का काम करती है।
अंतिम से 14वें खंड तक तो रक्त इकट्ठा करती है और 13वें खंड से पहले खंड तक ये रक्त वितरण का कार्य करती है। याद रह जाएगा।